वाह! जुलूस के प्रमुख देवराज महाराजा ने अपनी लगाम को तेजी से खींची और अपना हाथ उठाकर चिल्लाया, रुको। सड़क पर सैकड़ों घुड़सवार रोहित और उसके समूह से 100 कदम की दूरी पर अचानक रुक गए। बिना एक शब्द कहे देवराज महाराजा अपने घोड़े से नीचे कूदे और जल्दबाजी में उनकी ओर बढ़े। उनके जल्दबाजी वाले कदम उनकी आंतरिक चिंता को स्पष्ट कर रहे थे। जिज्ञासा अकादमी के लोगों के चले जाने के बाद सम्राट ने भी शाम के लिए निर्धारित महल के भोज को रद्द कर दिया था। पहले से ही कुछ मेहमान उनके महाराजा निवास का दौरा कर रहे थे, इसलिए देवराज महाराजा तुरंत घर लौट आए थे। फिर भी उनके पहुंचने से पहले ही उन्होंने एक भयंकर युद्ध देखा, सर्वोच्च तलवार संप्रदाय के बड़े बासु और जिज्ञासा अकादमी के सम्मानित युवक के बीच। वह दृश्य लगभग देवराज महाराजा की आत्मा को उनके शरीर से बाहर निकाल देता। चाहे वह जिज्ञासा अकादमी हो या सर्वोच्च तलवार संप्रदाय, दोनों ही ऐसी ताकतें थीं जिन्हें एक साधारण देवराज महाराजा नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। लेकिन अपने खुद के निवास के स्वामी के रूप में वह भी चुपचाप खड़े नहीं रह सकते थे, इसलिए वह जितनी तेजी से हो सके वापस दौड़े थे। फिर भी युद्ध उनके लौटने से पहले ही समाप्त हो गया था। जिस बात ने उन्हें और भी ज्यादा चौंका दिया वह ये थी कि जिज्ञासा अकादमी के युवक ने बड़े बासु को आसानी से हरा दिया था। लेकिन देवराज महाराजा को सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी, ये दोनों उनके निवास के द्वार पर क्यों लड़ रहे थे। सम्मानित दूत का अभिवादन करने के लिए घुटने टेकता हूँ। देवराज महाराजा के निवास में आपका पहले स्वागत न करने के लिए मुझे क्षमा करें, उन्होंने कहा गहरी झुककर। बड़े अजय ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने अपनी नजर रोहित की ओर मोड़ी। भतीजे रोहित, ये तुम्हारा व्यक्तिगत मामला है, मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। इसके साथ देवराज महाराजा पूरी तरह से दंग रह गए। उन्होंने सावधानी से अपना सिर उठाया और उस युवक की ओर देखा जो खुद से थोड़ा मिलता जुलता था, सोचते हुए, देवराज महाराजा के निवास से कोई जिज्ञासा अकादमी में है, मुझे ये याद क्यों नहीं है। रुको, कमल आंगन का वह लड़का। उनका चेहरा अचानक बदल गया। रोहित ने उदासीनता से कहा, देवराज महाराजा, क्या मैं अब अपने साथी शिष्यों और बड़े अजय को सामने के द्वार से ले जा सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, देवराज महाराजा ने अंदर ही अंदर पसीना बहाते हुए एक मुस्कान दी। ये तुम्हारा घर है, स्वाभाविक रूप से तुम्हें मुख्य द्वार से वापस लौटना चाहिए, अन्यथा दूसरे सोच सकते हैं कि महाराजा का निवास अनादर कर रहा है। वह कोई मूर्ख नहीं थे। केवल रोहित के शब्दों से ही वह पहले से ही अनुमान लगा सकते थे कि किसी ने उसे नीचे धकेलकर कृपा करने की कोशिश की थी। रोहित को सामने के द्वार से प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। स्वाभाविक रूप से रोहित ने जवाबी हमला किया। फिर संयोग से सर्वोच्च तलवार संप्रदाय का कोई व्यक्ति सामने आया, जिससे वह दृश्य हुआ जो उन्होंने अभी अभी देखा था। देवराज महाराजा अच्छी तरह से जानते थे कि वह दोनों में से किसी भी पक्ष को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते, लेकिन अगर उन्हें एक को चुनना होता तो वह निस्संदेह जिज्ञासा अकादमी होगी। आखिरकार सर्वोच्च तलवार संप्रदाय विराट साम्राज्य में नंबर 1 संप्रदाय हो सकता है, लेकिन पवित्र भूमियों में से एक जिज्ञासा अकादमी की तुलना में वे पास भी नहीं थे। रोहित ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस मुड़ा और कहा, अंकल अजय, सीनियर और जूनियर भाइयों, मैंने खुद को मूर्ख बनाया है, कृपया मेरे पीछे आएं। बड़े अजय मुस्कुराए। ये ठीक है, आज जिज्ञासा अकादमी के शीर्ष प्रतिभाशाली को कार्रवाई में देखना सच में आंखों के लिए एक दावत थी। हालांकि उनके शब्द रोहित की ओर निर्देशित थे, देवराज महाराजा पर उनकी तिरछी नजर को नजरअंदाज नहीं किया गया। जब देवराज महाराजा ने जिज्ञासा अकादमी के शीर्ष प्रतिभाशाली शब्द सुने तो वह अनैच्छिक रूप से कांप उठे। लेकिन इसके बाद शुद्ध उत्साह था। उनका बेटा जिज्ञासा अकादमी का शीर्ष प्रतिभाशाली था। क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह एक दिन दलीय राष्ट्र का शासक बनने के लिए चल सकता था। जिज्ञासा अकादमी के अन्य सदस्यों ने भी बात की। ठीक है जूनियर भाई रोहित, हमारे साथ इतने दूर मत रहो। अगर तुम सच में बुरा महसूस करते हो तो अगले कुछ दिनों में हमारे साथ अभ्यास करो। बिल्कुल, हम सब साथी शिष्य हैं, इतने विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। रोहित ने थोड़ा सिर हिलाया। बेशक। फिर जिज्ञासा अकादमी के समूह का नेतृत्व करते हुए वह भव्य रूप से अपने पिता की ओर देखे बिना देवराज महाराजा के निवास की ओर चले गए। निवास के कर्मचारी मूर्तियों की तरह जमे हुए खड़े थे। जब उन्होंने रोहित को पास आते देखा तो वे सब एक साथ घुटने टेक दिए। हम छठे राजकुमार का घर पर स्वागत करते हैं। रोहित ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और बस सीधे निवास में चले गए। देवराज महाराजा जल्दी से पीछे पीछे चले गए और प्रवेश करने से ठीक पहले उन्होंने अपने विश्वसनीय सहायक को इशारा किया कि उन सभी को, जिन्होंने पहले रोहित को रोका था, मौके पर ही मार दिया जाए। सेनानायक सोम और अन्य अब तक पूरी तरह से सुन्न हो चुके थे।
वे जानते थे कि उन्होंने कितनी बुरी तरह से गड़बड़ की थी। उनमें से किसी ने भी दया की भीख नहीं मांगी, केवल चुपचाप मौत का इंतजार किया। देवराज महाराजा के निवास के पिछले आंगन में, कमल आंगन के भीतर, एक नौकरानी मुख्य निवास में घुस गई। उसका चेहरा खुशी से भरा हुआ था। महारानी, शुभ समाचार, बहुत अच्छी खबर। पर्दे के पीछे रोहित की मां शांति से कढ़ाई कर रही थीं। उन्होंने नौकरानी के उत्साह पर भी नहीं रुकने दिया और बिना जल्दबाजी के अपनी सुई का काम जारी रखा। बसंत, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जब कुछ होता है तो इतना हंगामा मत करो। लेकिन छठे राजकुमार वापस आ गए हैं और उन्होंने सर्वोच्च तलवार संप्रदाय के एक बड़े को भी हरा दिया है। वह निश्चित रूप से इस बार आपके लिए खड़े होंगे। बसंत ने बोलते समय अपनी छोटी मुट्ठियों को भींच लिया, धार्मिक आक्रोश से भरी हुई। रोहित की मां अचानक बीच में ही रुक गईं, पल भर के लिए अपनी उंगली में चुभने वाले दर्द को भूल गईं। रोहित वापस आ गया? हाँ, बसंत ने जल्दी से सिर हिलाया। मैंने सुना है कि छठा राजकुमार अब जिज्ञासा अकादमी के एक बड़े और प्रतिभाशाली लोगों के एक समूह को महाराजा के निवास में ला रहा है। यहाँ तक कि उनके महामहिम भी बेहद सतर्क हैं, जैसे कि उन्हें नाराज करने से डरते हों। हमारे अच्छे दिन आखिरकार आ रहे हैं। रोहित की मां के चेहरे पर एक नर्म मुस्कान दिखाई दी। ऐसा लगता है कि रोहित ने मुझसे झूठ नहीं बोला। हमें उस मुख्य गुरु अग्निदेव को धन्यवाद देना चाहिए। बसंत अपनी स्वामिनी को इतना शांत देखकर उनकी ओर से चिंतित होने लगी। महारानी, छठा राजकुमार लगभग कमल आंगन में है, क्या आपको तैयार नहीं होना चाहिए? जब से जिज्ञासा अकादमी से लौटी थी, रोहित की मां ने अपने आंगन के बाहर कदम नहीं रखा था। उनका एकमात्र आराम रोहित द्वारा घर भेजे गए पत्र थे। अब बसंत के कहने पर वह मुस्कुराए और जवाब दिया, तुम सही कह रही हो। आओ, इस रानी को तैयार होने में मदद करो। सामने के आंगन में बड़े अजय और उनके साथी शिष्यों को व्यवस्थित करने के बाद रोहित मीरा को कमल आंगन में ले आया। देवराज महाराजा उनके पीछे पीछे चले। अब उनके दिमाग में केवल एक ही विचार था, अपने बेटे का पक्ष वापस जीतना। जब तक वह रोहित के साथ अपने रिश्ते को सुधार सकते थे, दलीय राष्ट्र के सिंहासन पर चढ़ना अब एक सपना नहीं होगा। लेकिन उन्होंने पहले कभी रोहित से ठीक से बात नहीं की थी, और अब उससे निकलने वाली हत्या की आभा का सामना करते हुए देवराज महाराजा को कोई अंदाजा नहीं था कि कैसे शुरू करें। रोहित कमल आंगन को पास आते देखकर अनजाने में अपनी गति बढ़ा दी। अभी वह केवल ये पुष्टि करना चाहता था कि उसकी मां ठीक थी, बाकी सब उसे परवाह नहीं थी। कुछ ही क्षणों बाद रोहित कमल आंगन के अंदर खड़ा था, परिचित निवास को निहार रहा था। उसका दिल भावना से भारी था। मां, रोहित वापस आ गया है। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, मुख्य निवास के दरवाजे खुल गए। रोहित की मां जल्दी से बाहर दौड़ी। अपनी मां के पतले शरीर को देखकर रोहित तुरंत जमीन पर घुटने टेक दिया। आपके अधर्मी बेटे ने आपको चिंता दी है। उसकी मां जल्दी से आगे बढ़ी और उसे उठाया। रोहित, तुम वापस आ गए, यही सब मायने रखता है। कुछ आरामदायक शब्दों के बाद उनकी नजर मीरा की ओर मुड़ी, जो एक तरफ खड़ी थी। और यह युवती कौन है? रोहित ने तुरंत जवाब दिया, मां, यह मेरी जूनियर बहन मीरा है। मीरा आगे बढ़ी और सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। अभिवादन चाची। ये सुनकर रोहित की मां गर्मजोशी से मुस्कुराई। उनका बेटा आखिरकार उस घटना से आगे बढ़ गया था। कुमारी मीरा, मेरे रोहित की देखभाल करने के लिए धन्यवाद। मीरा थोड़ी शर्मा गई और सिर हिलाया। मैं करूंगी। देवराज महाराजा पास में अजीब तरह से खड़े थे, हस्तक्षेप करना चाहते थे लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे। केवल जब तीनों ने थोड़ी देर बात की तो उन्हें आखिरकार एक मौका मिला। प्रिय उपरानी, रोहित के साथी शिष्य और गुरु अभी भी भोज के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। क्या हम जिज्ञासा अकादमी के लोगों का अभिवादन करने चलें? तभी रोहित की मां ने देवराज महाराजा को देखा, उन पर एक नजर डाली और एक शांत लहजे में बात की। तो मैं उनके महामहिम से रास्ता दिखाने के लिए कहूंगी। अतीत में अगर उन्होंने उनसे इस तरह बात की होती तो देवराज महाराजा गुस्से में फट जाते। लेकिन समय बदल गया था। अब गुस्से के बजाय उन्होंने चापलूसी से मुस्कुराया। बहुत अच्छा। इस तरह प्रिय उपरानी। रोहित अपने पिता के व्यवहार को देखकर शांत बना रहा। वह अपनी मां की ओर मुड़ा और पूछा, मां, मैं इस बार दलिया में सिर्फ आपसे मिलने के लिए नहीं लौटा हूं। मैं आपको जिज्ञासा नगर में रहने के लिए भी लाना चाहता हूं। क्या आप तैयार होंगी? जैसे ही वे शब्द गिरे, देवराज महाराजा का चेहरा तुरंत बदल गया। तुम नहीं कर सकते। देवराज महाराजा ने बिना सोचे समझे शब्द बोल दिए। अगर उपरानी को रोहित द्वारा ले जाया गया तो क्या वह पूरे दलीय राष्ट्र का मजाक नहीं बन जाएगा? हर कोई मान लेगा कि उसने रोहित जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को बाहर निकाल दिया था। यहाँ तक कि शाही परिवार भी उससे अप्रसन्न होगा।
उस मामले में दलिया का सम्राट बनने को तो भूल ही जाओ, वह राजधानी में भी अपना पैर नहीं जमा पाएगा। रोहित ने ये सुनकर थोड़ी माथे पर शिकन डाली। महाराज, मुझे याद नहीं है कि मैंने आपकी राय मांगी थी। तुम? देवराज महाराजा तुरंत इस जवाब से हैरान हो गए। वह सच में इस अधर्मी बेटे को थप्पड़ मारना चाहते थे, लेकिन उन्होंने खुद को रोक लिया, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह रोहित को हरा नहीं सकते थे। भले ही रोहित वहां खड़ा होता और उसे मारने देता, वह हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करता। पिता और बेटे को फिर से लड़ने के लिए तैयार देखकर रोहित की मां ने जल्दी से चीजों को शांत करने के लिए कदम रखा। रोहित, तुम अपने पिता से इस तरह कैसे बात कर सकते हो? हम्फ। देवराज महाराजा ने एक कमजोर फुसफुसाहट निकाली, जैसे कि वह वही था जो अन्याय झेल रहा था। अपनी मां को बोलते देखकर रोहित ने कहा, अगर मां पिता को साथ लाना चाहती हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। देवराज महाराजा, मैं जिज्ञासा नगर क्यों जाऊंगा? क्या यहाँ एक राजकुमार होना पर्याप्त आरामदायक नहीं है? रोहित की मां आसानी से देख सकती थी कि उनके पति क्या सोच रहे थे। रोहित, मैं तुम्हारे दयालु प्रस्ताव की सराहना करती हूँ, लेकिन मैं बूढ़ी हो रही हूँ। जिज्ञासा नगर जाना तुम्हारे लिए केवल एक बोझ होगा। यहाँ महाराजा के निवास में मुझे भोजन या कपड़े की कोई कमी नहीं है, और सेवक मेरी देखभाल करते हैं। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम जिज्ञासा अकादमी में अच्छी तरह से रह रहे हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। रोहित जानता था कि वह अपनी मां को मना नहीं कर सकता। ये पहली बार नहीं था जब उसने उनसे महाराजा के निवास छोड़ने के लिए कहा था, और हर बार उन्होंने मना कर दिया था। मां, अगर आप महाराजा के निवास में रहना पसंद करती हैं, तो मैं आपको रोकूंगा नहीं। लेकिन रोहित की मां के रूप में मैं आपको फिर कभी इस तरह से व्यवहार करने की अनुमति नहीं दूंगा। उसके शब्द सतह पर उसकी मां के लिए निर्देशित थे, लेकिन स्पष्ट रूप से उनके पिता को सुनने के लिए थे। देवराज महाराजा ने जल्दी से जोड़ा, रोहित, चिंता मत करो। अब से तुम्हारी मां इस महाराजा की मुख्य रानी होंगी और तुम मेरे वैध वारिस होगे। हम्फ। रोहित ने ठंडी आंखों से देखा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। बस मेरी मां को वह सम्मान दे जिसकी वह हकदार है, और जिन्होंने एक बार हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, तुम्हें उसे एक स्पष्टीकरण देना होगा, यह मैं खुद करूंगा। इसके साथ वह अपनी मां को सामने के आंगन की ओर ले गया। तभी देवराज महाराजा ने आखिरकार राहत की सांस ली। उनकी तुलना में मुख्य रानी पहले से ही डर से कांप रही थीं। उन्होंने बार बार रोहित और उसकी मां के लिए जीवन मुश्किल बना दिया था। अब जब रोहित शक्ति में आ गया था, तो उसके अच्छे दिन स्पष्ट रूप से खत्म हो गए थे। देवराज महाराजा से भीख मांगने की बात उन्होंने इस पर विचार भी नहीं किया। न केवल देवराज महाराजा, बल्कि उनका अपना कबीला भी उसे छोड़ देगा अगर इसका मतलब जिज्ञासा अकादमी के साथ अच्छे संबंध रखना था। अगर वह अब अपने बच्चे को सुरक्षित रखना चाहती थी, तो केवल एक ही रास्ता बचा था, घुटने टेकना और क्षमा मांगना। अगली सुबह मुख्य रानी व्यक्तिगत रूप से पश्चाताप में कपड़े पहने माफी मांगने के लिए आंगन में आईं। रोहित की मां ने उसके लिए चीजें मुश्किल नहीं की। उन्होंने बस हल्के से कहा, आज से अतीत को अतीत रहने दो, हम एक दूसरे के रास्ते से दूर रहेंगे। मुख्य रानी तुरंत घुटने टेक दी और कृतज्ञतापूर्वक उसका धन्यवाद किया। इस बीच देवराज महाराजा ने उन सभी सेवकों को, जिन्होंने पहले उपरानी का दुरुपयोग किया था, को मार डाला। रोहित ने इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया। वह जानता था कि उसकी मां का दिल दयालु था। चूंकि उसने क्षमा को चुना था, तो वह एक बेटे के रूप में उसकी इच्छाओं का पालन करेगा। लेकिन अगर महाराजा के निवास में किसी ने उसे फिर से गलत करने की हिम्मत की, वह व्यक्तिगत रूप से कार्य करेगा। दलीय राष्ट्र में शिष्य भर्ती समारोह के बाद रोहित विराट साम्राज्य के भर्ती कार्यक्रम के लिए जिज्ञासा अकादमी के प्रतिनिधिमंडल के साथ नहीं गया। इसके बजाय वह मीरा के साथ प्रशिक्षण के लिए निकल पड़ा। टप, ये खराब किताब बेकार है। जिज्ञासा अकादमी में विविध धर्म मार्ग संस्थान में अग्निदेव ने अपने हाथों में किताब को जमीन पर फेंक दिया। कवर पर 2 बड़े अक्षर थे, वसंत और शरद। जितना ज्यादा वह इसे पढ़ता, उतना ही बुरा उसे लगता। मुझे उन 2 बच्चों की सच में याद आती है जब वे विविध धर्म मार्ग संस्थान में थे। वे अभ्यास के जुनूनी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम वे इस जगह में कुछ जान लाते थे। अब केवल खुद के साथ अग्निदेव को सच में शांति की आदत नहीं थी। शायद ये समय था कि वह धोखा दे नहीं, संस्थान के लिए एक और शिष्य की भर्ती करे। नहीं, इस तरह के एक महान कार्य को धोखा कैसे कहा जा सकता है। वह आखिरकार जिज्ञासा अकादमी के शीर्ष प्रतिभाशाली को प्रशिक्षित करने वाला आदमी था। बस अन्य संस्थानों के प्रमुखों ने हाल ही में उसके बारे में थोड़ी राय विकसित कर ली है। अगर उसने सार्वजनिक रूप से भर्ती करने की कोशिश की, तो वे निश्चित रूप से चौकस रहेंगे।
वह कहाँ से नया खून पा सकता था। जल्द ही 3 शब्द अग्निदेव के दिमाग में कौंध गए। जिज्ञासा नगर। हालांकि यह आधिकारिक तौर पर जिज्ञासा अकादमी के लिए भर्ती के लिए अपने दरवाजे खोलने का समय नहीं था, लेकिन अब कम से कम अग्निदेव जिज्ञासा अकादमी के संस्थान प्रमुखों में से एक था। हर साल उसे एक विशेष बाहरी भर्ती कोटा आवंटित किया जाता था। अतीत में वह इसका उपयोग करने के योग्य नहीं था, लेकिन डीन ने हाल ही में कहा था कि विविध धर्म मार्ग संस्थान को अब अन्य संस्थानों के समान उपचार मिलेगा। इसका मतलब था वह उस भर्ती स्लॉट का उपयोग कर सकता था। उस विचार पर अग्निदेव के होठों पर एक हल्की मुस्कान खींच गई। यह उस स्लॉट को अच्छे उपयोग में लाने का समय था। उन्होंने फर्श से वसंत और शरद किताब उठाई और उसे उसकी जगह पर वापस रख दिया। फिर उन्होंने आरामदायक वस्त्रों में बदल दिया, वह लंबी तलवार निकाली जिसका उपयोग वह अतीत में प्रभावशाली दिखने के लिए करते थे, और तुरंत तलवार की उड़ान पर चले गए। 1 घंटे बाद अग्निदेव जिज्ञासा नगर में पहुंचे। जिज्ञासा अकादमी की दिशा से नीचे आते हुए उनसे स्वाभाविक रूप से कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया गया। शहर में प्रवेश करने के बाद अग्निदेव शिष्यों की भर्ती के लिए जल्दबाजी में नहीं गए। इसके बजाय उन्होंने एक सराय ढूंढी और व्यंजनों से भरी पूरी मेज का आदेश दिया। आखिरकार शिष्य भर्ती भाग्य पर निर्भर करती थी। इसके अलावा जिज्ञासा नगर में एक जीवन मृत्यु मंच था। हर दिन वहां द्वंद्व होते थे, कुछ दुश्मनी सुझाने के लिए, कुछ अकादमी का ध्यान आकर्षित करने की उम्मीद में। जिज्ञासा अकादमी के कई शिष्यों को उन द्वंद्वों के दौरान असाधारण प्रतिभा दिखाने के बाद भर्ती किया गया था। जैसे ही अग्निदेव अपने भोजन का आनंद ले रहे थे, पड़ोसी मेज पर बातचीत ने उनका ध्यान आकर्षित किया। जल्दी करो और खाओ, वीर सिंह और युवा वीर लक्ष्य के बीच द्वंद्व शुरू होने वाला है। क्या जल्दी है? क्या इसमें अभी भी 1 घंटा नहीं है? तुम नहीं समझते, अगर हम देर से आए तो हमें अच्छी जगह नहीं मिलेगी। वे दोनों जिज्ञासा नगर में प्रसिद्ध तलवारबाज हैं, यहाँ तक कि जिज्ञासा अकादमी के उच्च अधिकारी भी देख रहे हैं। भीड़ बहुत ज्यादा होगी। अच्छा विचार है, चलो इस पे को खत्म करते हैं और चलते हैं। उनकी बातचीत सुनकर अग्निदेव की दिलचस्पी बढ़ गई। शायद मुझे जाकर इसे देखना चाहिए। उन्होंने पुकारा, वेटर बिल लाओ। अभी आया। सेवकों में से एक जल्दी से उनकी मेज पर आया। ये 5 निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर होंगे। अग्निदेव ने अपनी भंडारण थैली से 5 निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर निकाले और उन्हें मेज पर रखा। फिर पूछा, जीवन मृत्यु मंच का रास्ता किस तरफ है? वह जिज्ञासा नगर में कुछ बार गए थे, लेकिन उन्होंने कभी भी मंच का दौरा नहीं किया था। सेवक ने जवाब दिया, मेहमान, बस इस सड़क से पूर्व की ओर चलें और आपको ये दिख जाएगा। धन्यवाद। इसके साथ अग्निदेव उठे और जीवन मृत्यु मंच की ओर बढ़ गए। आधे घंटे के भीतर उन्होंने एक विशाल द्वंद्व मंच देखा, जिसके किनारे पर जीवन मृत्यु मंच अक्षरों वाला एक बड़ा बैनर था। जब तक वह पहुंचे तब तक जगह पहले से ही भरी हुई थी, अखाड़े को घेरने वाले दर्शकों की परतें। क्षेत्र को स्कैन करते हुए अग्निदेव की नजर जल्दी से मंच के पार एक चाय की दुकान पर रुक गई। चालाक व्यापार चाल, उन्होंने सोचा। वह मुड़े और चाय की दुकान की ओर बढ़े। पहली मंजिल पहले से ही भरी हुई थी। अग्निदेव ने एक सेवक को बुलाया। क्या कोई सीटें बची हैं? सेवक ने पूछा, महोदय, क्या आप जिज्ञासा अकादमी से हैं? क्या इससे फर्क पड़ता है? अग्निदेव ने अपने खुद के सवाल से जवाब दिया। सेवक ने समझाया, दूसरी मंजिल जिज्ञासा अकादमी के मेहमानों के लिए आरक्षित है। अगर आप हैं तो वहां चाय पीने के लिए आपका स्वागत है। सही समय, मैं जिज्ञासा अकादमी से हूं, अग्निदेव ने कहा, फिर बिना हिचकिचाहट के ऊपर की ओर बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों तक पहुंचे, 2 लोग उन्हें रोकने के लिए आगे आए। कृपया अपना पहचान पत्र दिखाएं, सीनियर भाई। हमें बाहरी लोगों के साथ समस्याएं हुई हैं जो दृश्य के लिए चुपके से अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। अग्निदेव ने कपड़े बदल लिए थे और अपना टोकन नहीं लाए थे। जैसे ही वह वापस मुड़ने पर बहस कर रहे थे, एक आवाज अचानक बज उठी, तुम दोनों अंधे हो या क्या? तुम लोग मुख्य गुरु अग्निदेव को भी नहीं पहचानते। फिर भी कई ऐसे हैं जिन्होंने शर्त लगाई है। अग्निदेव ने जवाब दिया, मैं समझा। कितनी शर्म की बात है, मैं इन दोनों में से किसी के बारे में कुछ नहीं जानता, वरना शायद मैं खुद भी एक छोटी शर्त लगा देता। जब वे बात कर रहे थे, बाहर से शोर उठा, देखो, वीर सिंह आ गया है। ये सुनकर सेनानायक सोम ने अग्निदेव को खिड़की के पास एक सीट पर ले गया। अग्निदेव ने बाहर देखा और एक दाढ़ी वाले आदमी को आश्चर्यजनक गति से हवा में दौड़ते हुए देखा। उसके पैर ऐसे चल रहे थे जैसे वह ठोस जमीन पर चल रहा हो, भले ही वह हवा में था। सांस। चाय की दुकान के अंदर कई जिज्ञासा अकादमी के शिष्यों ने यह देखकर तेज सांस ली। वीर सिंह सच में अपने नाम पर खरा उतरता है।
सिर्फ प्रवेश के लिए हवा में दौड़ने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करना, यह अविश्वसनीय रूप से थकाऊ है। क्या इसका मतलब यह है कि उसे इस मुकाबले को जीतने का पूरा भरोसा है? जरूरी नहीं। युवा वीर लक्ष्य की लंबी भाला तकनीक कोई मजाक नहीं है। जिज्ञासा अकादमी के बाहरी संप्रदाय के शिष्यों में भी केवल शीर्ष 100 में से ही उसे हराने का यकीन कर सकते हैं। अग्निदेव ने भीड़ की चर्चाओं को सुना और चुपचाप दूसरे प्रतियोगी के आने का इंतजार किया। जल्द ही दूर से घोड़ों के खुरों की आवाज गूंजी। एक शानदार युवक, सफेद वस्त्र पहने, हाथ में चांदी का भाला लिए, एक सफेद घोड़े पर सीधे जीवन मृत्यु मंच की ओर चला आया। घोड़े के मंच तक पहुंचने से ठीक पहले युवक हवा में ऊंचा कूदा और मंच के शीर्ष पर गरिमापूर्ण ढंग से उतरा। उसका प्रवेश वीर सिंह जितना आकर्षक नहीं था, लेकिन इसमें एक निर्विवाद शैली थी। बुरा नहीं, अग्निदेव ने अचानक टिप्पणी की। सेनानायक सोम ने स्वाभाविक रूप से पूछा, क्या मुख्य गुरु अग्निदेव युवा वीर लक्ष्य पर अपनी उम्मीदें लगा रहे हैं? नहीं, मुझे बस लगता है कि लड़का सुंदर है। मेरी नजर में ताकत अस्थायी है, लेकिन रूप वह हमेशा के लिए है। अग्निदेव ने पूरी तरह से गंभीर चेहरे के साथ कहा, एक सीधे भाव के साथ बकवास करते हुए। सेनानायक सोम, क्या यह मुख्य गुरु अग्निदेव अविश्वसनीय थे, या शायद वह इसका उपयोग दूसरों को गुमराह करने के लिए कर रहे थे? उन्हें यह अनुमान लगाने से रोकने के लिए कि वह किसे भर्ती करने का इरादा रखते थे। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। ये सोचते हुए सेनानायक सोम हल्के से मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाया और चाय की एक घूंट ली। एक बार जब मैं पुष्टि कर लूंगा कि मुख्य गुरु अग्निदेव किसे शिष्य के रूप में लेने की योजना बना रहे हैं, तो मैं जानकारी बेच दूंगा। जीवन मृत्यु मंच पर वीर सिंह ने युवा वीर लक्ष्य को उतरते हुए देखा और उसका गर्मजोशी से अभिवादन किया। युवा भाई लक्ष्य, बहुत समय हो गया। मैं देखता हूं कि तुम अभी भी हमेशा की तरह सुरुचिपूर्ण हो। युवा वीर लक्ष्य ने अपनी मुट्ठियों को जोड़ा और कहा, युवा भाई वीर सिंह, तुम भी कम प्रभावशाली नहीं हो। आज मैं देखना चाहूंगा कि तुम्हारे 3 प्रहारों ने कितनी प्रगति की है। वीर सिंह हंसा, इस बार मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा युवा भाई लक्ष्य। तो चलिए शुरू करते हैं। युवा वीर लक्ष्य ने बात की और आधा कदम पीछे हट गया। कृपया। वीर सिंह पीछे नहीं हटा, बल्कि उसने उसे हमला करने का इशारा किया। कृपया। जैसे ही युवा वीर लक्ष्य ने बात की, उसके हाथ में भाला आगे बढ़ गया। वीर सिंह ने भी अपनी तलवार निकाली और हमले का सामना किया। धमाका। दोनों ने शुरू से ही पूरी ताकत से टक्कर ली। एक जबरदस्त विस्फोट की आवाज गूंजी, जिससे आसपास के दर्शकों ने स्वाभाविक रूप से कई कदम पीछे हट गए, विस्फोट में फंसने के डर से। 1000 सेनाएं काटना। वीर सिंह ने गर्जना की जब उसने अपनी तकनीक को एक चौड़े, व्यापक चाप में जारी किया। युवा वीर लक्ष्य भी पीछे नहीं था। उसने तुरंत एक चिल्लाहट के साथ जवाबी हमला किया, गरजता हुआ अजगर प्रहार। एक ही पल में तलवार शक्ति और भाले की ताकत ने पूरे मंच को घेर लिया। पूरा जीवन मृत्यु मंच उनके आदान प्रदान के तहत हिंसक रूप से हिल गया, जैसे कि वह किसी भी क्षण गिर सकता था। धूल का एक घना बादल मंच को निगल गया। नीचे दर्शक और पीछे हट गए, धुंध को तितर बितर करने की कोशिश कर रहे थे। चाय की दुकान में अग्निदेव और अन्य ने शांति से अपनी चाय की चुस्की ली, उनके भाव अपरिवर्तित थे। कुछ ही क्षणों बाद धूल साफ हो गई। मंच पर युवा वीर लक्ष्य को किनारे तक पीछे धकेल दिया गया था। उसे कुछ छोटी चोटें लगी थी, लेकिन उसकी नजर दृढ़ थी। उसके पार वीर सिंह की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी, उसके कंधे पर एक खून का छेद था। नीचे दर्शक दोनों को देखकर चिल्लाए, इतने मजबूत, ये दोनों अविश्वसनीय हैं। जिज्ञासा अकादमी के शिष्य भी इससे बेहतर नहीं हो सकते। वीर सिंह और युवा वीर लक्ष्य ने अपने हमलों को जारी नहीं रखा, बल्कि गंभीर भावों के साथ एक दूसरे को घूरते रहे। युवा भाई लक्ष्य, तुम मजबूत हो गए हो, वीर सिंह ने कहा। युवा वीर लक्ष्य मुस्कुराया, हम लगभग बराबर हैं। वीर सिंह ने कहा, अगला, मैं अपना सबसे मजबूत प्रहार का उपयोग करूंगा। अगर तुम इसका सामना कर सकते हो, तो मैं हार मान लूंगा। बहुत अच्छा, युवा वीर लक्ष्य ने जवाब दिया, मैं इस सबसे मजबूत प्रहार को देखना चाहता था जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की है। वीर सिंह ने धीरे धीरे अपनी तलवार उठाई और उसकी आभा लगातार तेज हो गई। युवा वीर लक्ष्य आधा कदम आगे बढ़ा, उसकी आंखें और भी ज्यादा दृढ़ हो गईं। जंगली लहर प्रहार, अजगर धारण प्रहार। जिस क्षण तलवार निकाली गई, पूरी भीड़ हिल गई। तलवार भावना। वीर सिंह ने वास्तव में तलवार भावना के एक अंश को समझ लिया। यह आदमी प्रभावशाली है, अग्निदेव ने एक मुस्कान के साथ टिप्पणी की जब वह उस सीमिंगली अनस्टॉपेबल स्ट्राइक को देख रहा था। चाय की दुकान में शिष्य ये सुनकर नई सतर्कता के साथ वीर सिंह को देखा। तलवार गिरी, जीत का फैसला हो गया। टंग। युवा वीर लक्ष्य का चांदी का भाला जमीन पर गिर गया, उसकी बांह से खून टपक रहा था।
दया दिखाने के लिए धन्यवाद, युवा भाई वीर सिंह। मैं इस हार को तहे दिल से स्वीकार करता हूँ। वीर सिंह ने कहा, तुम मेरी चापलूसी करते हो, युवा भाई लक्ष्य। हम सिर्फ अभ्यास कर रहे थे, हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है। आज रात की शराब सौगंधिक मंडप में मेरे ऊपर है। सहमत हूँ। युवा वीर लक्ष्य ने अपना हथियार उठाया और वीर सिंह के साथ मंच से चला गया। सेनानायक सोम ने दृश्य को देखा, फिर अग्निदेव की ओर मुड़ा और पूछा, मुख्य गुरु अग्निदेव, अगर आपको दोनों में से किसी एक को चुनना होता तो आप किसे शिष्य के रूप में लेते? वीर सिंह उत्कृष्ट है, अग्निदेव ने कहा, फिर अचानक अपना लहजा बदल दिया। लेकिन अगर मुझे चुनना होता तो वह युवा वीर लक्ष्य होता। क्यों? सेनानायक सोम हैरान लग रहा था। अग्निदेव मुस्कुराए, क्या मैंने तुम्हें पहले ही जवाब नहीं दिया? क्योंकि वह सुंदर है। सेनानायक सोम। जिज्ञासा नगर रोशनी से जगमगा रहा था, हलचल और जीवंत था। अग्निदेव शहर में घूमते रहे, इस युग के रात के दृश्यों की प्रशंसा करते रहे। इससे पहले कि वह जानता, वह सौगंधिक मंडप के बाहर पहुंच गया था। युवा मालिक, आओ खेलो। युवा मालिक, बहुत समय हो गया, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सौगंधिक मंडप के अंदर अनगिनत दरबारियों ने नर्म और आकर्षक आवाजों के साथ मेहमानों को लुभाया। अपने सामने के दृश्य को देखते हुए अग्निदेव खुद को बुदबुदाने से रोक नहीं पाया। मंडप में संगीत की एक शांतिपूर्ण रात बिल्कुल भी बुरा जीवन नहीं है। तब उन्होंने उस फोल्डिंग पंखे को खोला जिसे उन्होंने पहले बाजार में खरीदा था और एक इत्मीनान से फ्लेयर के साथ सौगंधिक मंडप में चले गए। जैसे ही वह अंदर आया, एक सुंदर महिला उसके पास पहुंची। इस युवा मालिक का चेहरा नया है, आप पहली बार हमारे सौगंधिक मंडप में आए होंगे। श्रीमती शांतनु ने मुस्कुराते हुए खुद को सुरुचि के साथ हवा दी। तुम्हारी आंखें बहुत तेज हैं, बहन। अग्निदेव ने उसे अपनी बांह से चिपके रहने दिया, हालांकि उसकी आंखें वीर सिंह और युवा वीर लक्ष्य के लिए भीड़ को स्कैन कर रही थीं। हालांकि वह उनमें से एक को शिष्य के रूप में स्वीकार करने पर विचार कर रहा था, फिर भी उसे उनके चरित्र का मूल्यांकन करने की जरूरत थी। आखिरकार उनका भर्ती स्लॉट मूल्यवान था, वह इसे बर्बाद नहीं कर सकता था। श्रीमती शांतनु उसकी नजर को उत्सुकता से पकड़ते हुए पूछा, क्या युवा मालिक किसी दोस्त की तलाश में हैं? नहीं, अग्निदेव ने विषय बदल दिया। मेरी बोल्डनेस को क्षमा करें, वीर सिंह और युवा वीर लक्ष्य कहाँ हैं? ये सुनकर श्रीमती शांतनु तुरंत युवा व्यक्ति के सच्चे उद्देश्य को समझ गई। सच कहूं तो आज रात कई लोग उन दोनों की एक झलक पाने के लिए सौगंधिक मंडप में आए थे। आज पहले जीवन मृत्यु मंच पर उनकी लड़ाई के बाद उनकी प्रसिद्धि एक बार फिर फैल गई थी। अफवाह थी कि जिज्ञासा अकादमी जल्द ही दोनों को भर्ती कर सकती है, जो प्रेसिडेंट्स को तोड़ रही थी। आज रात उनके करीब आने का सबसे अच्छा समय था, इसलिए श्रीमती शांतनु ने विशेष रूप से जोड़ी के लिए एक उत्कृष्ट सीट की व्यवस्था की थी। वे वहां बैठे हैं। उसकी उंगली का अनुसरण करते हुए अग्निदेव ने वीर सिंह और युवा वीर लक्ष्य को एक मेज पर घिरा हुआ देखा, जिसकी प्रशंसा आकाश में सितारों की तरह की जा रही थी। कई मेहमान उन्हें टोस्ट कर रहे थे। उन्होंने चारों ओर देखा, आसपास की मेज पहले से ही भरी हुई थीं। फिर उन्होंने दूसरी मंजिल पर सेमी एनक्लोज्ड प्राइवेट रूम्स की ओर देखा और पूछा, क्या ऊपर कोई सीटें हैं? श्रीमती शांतनु को कोई परवाह नहीं थी कि उसके इरादे क्या थे। एक भुगतान करने वाला ग्राहक हमेशा स्वागत योग्य था। बेशक, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपकी पार्टी में कितने हैं? बस मैं एक निजी कमरा लेना चाहूंगा। निश्चित रूप से, युवा मालिक। कृपया मेरे पीछे आएं। एक मुस्कान के साथ श्रीमती शांतनु अग्निदेव को सीढ़ियों से ऊपर ले गई। इस बीच दूसरी मंजिल पर एक और निजी कमरे में सेनानायक सोम ने पूरे दृश्य को देखा। शराब की एक घूंट लेते हुए उन्होंने खुद से सोचा, लगता है कि मुख्य गुरु अग्निदेव सच में उनमें से किसी एक को शिष्य के रूप में लेने की योजना बना रहे हैं। बहुत बुरा है कि मैं अभी भी पुष्टि नहीं कर सकता कि कौन, वरना मैं इससे और भी ज्यादा लाभ उठा सकता था। अग्निदेव को कोई अंदाजा नहीं था कि कोई उसके संभावित शिष्य को छीनने की साजिश कर रहा था। श्रीमती शांतनु के पीछे ऊपर जाने के बाद वह एक निजी कमरे में प्रवेश कर गया। जैसे ही वह बैठा, एक अटेंडेंट एक चित्रित एल्बम लेकर आया। युवा मालिक, हमारे सौगंधिक मंडप में सभी प्रकार के कलाकार हैं, सुरुचिपूर्ण गायकों से लेकर प्रसिद्ध दरबारियों तक। कृपया अपनी पसंद चुनें। बिना किसी हिचकिचाहट के अग्निदेव ने जवाब दिया, 2 ऐसे भेजो जो गा सकें। साथ ही शराब का एक बर्तन लाओ। बेशक, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। श्रीमती शांतनु मुस्कुराए और कमरे से बाहर निकल गई। कुछ ही समय बाद 2 युवा लड़कियां एक लाल रंग में, एक हरे रंग में अंदर आईं। एक ने वीणा को पकड़ा हुआ था, जबकि दूसरी शराब का एक बर्तन लेकर आई थी। अभिवादन, युवा मालिक। दोनों लड़कियों ने प्रवेश करने के बाद धीरे से प्रणाम किया।
औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद। युवा मालिक। शराब ले जाने वाली लड़की ने उसे मेज पर रखा और उसे एक कप भरा। अग्निदेव ने बिना किसी अत्याचार के इसे स्वीकार कर लिया और कहा, आप दोनों किसमें अच्छे हैं? बस वही करें जिसमें आप सबसे अच्छे हैं। हाँ, युवा मालिक। इसके साथ वीणा की आवाज और एक लाख जैसी स्पष्ट आवाज ने निजी कमरे को भर दिया। अग्निदेव ने अपनी शराब की चुस्की ली और संगीत को सुना, पूरी तरह से आराम से। इस बीच उन दोनों पर एक कैजुअल आंख रखते हुए पास ही एक और निजी कमरे में बहुत विचार विमर्श के बाद सेनानायक सोम ने अपने विश्वसनीय अधीनस्थ को बुलाया और उसे यह जानकारी देने के लिए कहा कि अग्निदेव वीर सिंह और युवा वीर लक्ष्य पर ध्यान दे रहे थे, जिज्ञासा अकादमी को वापस। शहर में काफी अकादमी शिष्य मौजूद थे। उसे तेजी से कार्य करना था और खबर की रिपोर्ट पहले करनी थी, फिर देखना था कि उच्च अधिकारी उसे कितने आत्मा पत्थरों से पुरस्कृत करेंगे। एक और भी बड़ा इनाम कमाने के लिए उसने जानबूझकर पत्र पर एक और लाइन जोड़ी, अग्निदेव युवा वीर लक्ष्य के पक्ष में लगते हैं। ये सब तय करने के बाद सेनानायक सोम अपनी शराब पर लौट आया। लगभग आधे घंटे बाद श्रीमती शांतनु की आवाज सौगंधिक मंडप में गूंजी, सम्मानित मेहमानों, कुमारी पारुल आ गई हैं। उन शब्दों पर एक बार हलचल भरा सौगंधिक मंडप तुरंत शांत हो गया। कुछ ही क्षणों बाद मंडप के अंदर फूलों की पंखुड़ियां नीचे गिरने लगी, हवा को फूलों की सुगंध से भर दिया। दो युवा लड़कियों ने, जो वीणा बजा रही थीं और गा रही थीं, तुरंत बंद कर दिया। अग्निदेव ने उन पर देखा और स्वाभाविक रूप से पूछा, तुमने गाना क्यों बंद कर दिया? लाल रंग में लड़की ने जवाब दिया, युवा मालिक, क्या आप कुमारी पारुल का प्रदर्शन सुनने नहीं आए? क्या वह प्रसिद्ध है? अग्निदेव ने स्वाभाविक रूप से पूछा। दोनों लड़कियों ने एक नजर डाली, अचानक महसूस करते हुए, ये युवा मालिक सच में कुमारी पारुल से परिचित नहीं था। वीणा के साथ हरे रंग में लड़की ने समझाया, बहन पारुल जिज्ञासा नगर में शीर्ष गायिका है और उसका कोई इंडेंटेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जब तक कोई उसकी शर्तों पर सहमत होता है, वह उनके साथ चली जाएगी। अग्निदेव ने दिलचस्पी के साथ पूछा, सौगंधिक मंडप किसी को ऐसा अस्तित्व रखने की अनुमति देता है? हरे रंग में लड़की ने कहा, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। अगर मंडप मना कर देता है तो बहन पारुल बस कहीं और प्रदर्शन करेगी। नुकसान उठाने वाले केवल सौगंधिक मंडप होंगे। अग्निदेव के होठों पर एक हल्की मुस्कान मुड़ी। दिलचस्प। जब तीनों बात कर रहे थे, एक महिला एक बहते सफेद ल्यूक्सियन पोशाक में तीसरी मंजिल पर दिखाई दी, जिसके किनारे पर अटेंडेंट्स का एक समूह था। अग्निदेव ने उत्सुकता से देखा। वह एक हल्की और सुरुचिपूर्ण आकृति वाली एक सुंदर युवती थी। उसकी त्वचा फ्लॉलेस जेड जैसी थी, छूने में नर्म थी। उसका चेहरा ठंडा फिर भी सुंदर था, उसकी कमर तक काले बाल थे। हालांकि एक सफेद रेशम का रिबन उसकी आंखों को ढंक रहा था, इसने उसकी सुंदरता को कम नहीं किया, इसके बजाय एक रहस्यमय आकर्षण जोड़ा। कुमारी पारुल ने खुद को एक वीणा के सामने बैठाया और तभी मेहमान अपनी इंद्रियों में वापस आए, एक दूसरे से बुदबुदाते हुए। मुझे आज रात कुमारी पारुल की सुंदरता देखने की उम्मीद नहीं थी, ये यात्रा निश्चित रूप से इसके लायक थी। बिल्कुल, मैं मूल रूप से सिर्फ वीर सिंह और युवा वीर लक्ष्य को देखने आया था। क्या तुम्हें लगता है कि कुमारी पारुल आखिरकार युवा वीर लक्ष्य को स्वीकार करने वाली है? वह उसे सदियों से पीछा कर रहा है। मुझे लगता है कि एक मौका है। आखिरकार युवा वीर लक्ष्य जल्द ही जिज्ञासा अकादमी में शामिल होने वाला है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। गपशप के बीच कुमारी पारुल ने अपनी वीणा के तारों को तोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही सुरुचिपूर्ण और मधुर नोट्स हवा को भर गए, सौगंधिक मंडप एक बार फिर शांत हो गया। टुकड़े के अंत तक दर्शक अभी भी संगीत में खो गए थे, यहाँ तक कि कुमारी पारुल के चले जाने के बाद भी कई लोग अपनी इंद्रियों में वापस नहीं आए थे। अग्निदेव ने एक नर्म सांस छोड़ी। ये कुमारी पारुल काफी असाधारण है। उस प्रदर्शन के दौरान उन्होंने स्पष्ट रूप से आध्यात्मिक शक्ति के उतार चढ़ाव को महसूस किया था। हरे रंग में लड़की ने सिर हिलाया। बेशक, हमारी बहन पारुल धर्म आधार क्षेत्र में एक साधक है। ओह, ये सुनकर महिला में अग्निदेव की रुचि बढ़ गई। मुझे और बताओ। हरे कपड़े वाली लड़की ने सिर हिलाया। श्रीमती शांतनु हमें बहुत ज्यादा कहने से मना करती हैं। हाँ, अब कोई खेल रही हो। अग्निदेव ने दोनों लड़कियों पर दबाव नहीं डाला। उन्होंने बस एक आराम से पेस पर अपनी शराब की चुस्की ली। उस क्षण श्रीमती शांतनु की आवाज एक बार फिर गूंजी। देवियों और सज्जनों, यदि आप आज रात फिर से कुमारी पारुल का प्रदर्शन सुनना चाहते हैं, तो बोली अब शुरू हो सकती है। उन शब्दों के साथ हर कोई युवा वीर लक्ष्य को देखने के लिए मुड़ गया। यहाँ हर कोई सौगंधिक मंडप में एक नियमित था। वे अच्छी तरह से जानते थे कि यह सज्जन कुमारी पारुल का पीछा कर रहा था। युवा वीर लक्ष्य मुस्कुराया और अपना साइन उठाया। 1000 निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर।
जैसे ही शब्द गिरे, हॉल शांत हो गया। किसी ने बोली नहीं लगाई। आखिरकार युवा वीर लक्ष्य वर्तमान में जिज्ञासा नगर में सबसे होनहार साधकों में से एक था। भले ही वह आज पहले वीर सिंह से हार गया, कोई भी उसे नाराज नहीं करना चाहता था। श्रीमती शांतनु ने स्थिर और शांत दृश्य को देखा और थोड़ा स्पीचलेस महसूस किया। 1000 निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर एक साइजेबल बोली थी, लेकिन ज्यादा बनाने के बारे में कौन कभी शिकायत करेगा। फिर भी अगर कोई और कीमत नहीं बढ़ाता तो वह कुछ नहीं कर सकती थी। श्रीमती शांतनु मुस्कुराए और कहा, युवा मालिक लक्ष्य ने 1000 निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थरों की बोली लगाई है। क्या कोई ऐसा मेहमान है जो और देना चाहता है? भीड़ गतिहीन रही जब तक कि एक आलसी आवाज अचानक दूसरी मंजिल से गूंजी। 2000 निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर। सौगंधिक मंडप के अंदर सभी की आंखें एक साथ आवाज की दिशा में मुड़ गईं। उन्होंने एक नौजवान को देखा जो जोर से मुस्कुरा रहा था, अपने हाथ में एक फोल्डिंग पंखा लहरा रहा था। ये कौन बेशर्म नौसिखिया है जो युवा मालिक लक्ष्य के खिलाफ जाने की हिम्मत करता है? अपरिचित लगता है, बाहर का कोई नया होगा। ये दिलचस्प होने वाला है। सेनानायक सोम ने एक घूंट शराब ली, खुद से बुदबुदाते हुए, मुख्य गुरु अग्निदेव आखिर क्या कर रहे हैं? क्या वह युवा वीर लक्ष्य के पक्ष में नहीं थे? वह किसी और के लक्ष्य को क्यों चुराएंगे? युवा वीर लक्ष्य ने अपने सामने के नौजवान पर आंखें सिकुड़ी, उसकी आंखों में हत्या के इरादे का एक निशान चमक रहा था। वह हत्या का इरादा, बेशक, निजी कमरे के अंदर अग्निदेव द्वारा पकड़ा गया था। वह मुस्कुराया और बुदबुदाया, इस व्यक्ति की ताकत कुछ खास नहीं है, लेकिन वह जानलेवा इरादा वह थोड़ा ज्यादा है। कोमल और रूही, उनके बगल में 2 दरबारियां, दोनों हक्की बक्की रह गईं। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि यह नौजवान युवा मालिक लक्ष्य के खिलाफ जाने की हिम्मत करेगा, यहां तक कि उसके प्रति तिरस्कार भी दिखाएगा। वे केवल यह उम्मीद कर सकती थीं कि युवा मालिक लक्ष्य इसे उनके खिलाफ नहीं रखेगा। अगर सौगंधिक मंडप में कोई सबसे ज्यादा खुश था तो वह श्रीमती शांतनु ही थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि एक न्यूकमर बोली की कीमत बढ़ाने में मदद करेगा। ये नौजवान 2000 आत्मा पत्थरों की पेशकश करता है। युवा मालिक लक्ष्य, क्या आप अपनी बोली बढ़ाएंगे? ये सुनकर युवा वीर लक्ष्य का चेहरा जलन से काला पड़ गया। आखिरकार आज रात कुमारी पारुल को पाने का उसका कारण उसकी कृपा जीतना और अपने आकर्षण को साबित करते हुए उसके साथ सौगंधिक मंडप को छोड़ना था। हर बार जब वह आता तो वह सीधे 1000 आत्मा पत्थरों की पेशकश करता था। सौगंधिक मंडप के संरक्षक हमेशा उसके साथ प्रतिस्पर्धा न करने के लिए पर्याप्त समझदार होते थे। आखिरकार कुमारी पारुल की संगीत प्रतिभा जिज्ञासा नगर में अद्वितीय थी, लेकिन कितने लोग वास्तव में एक रात में एक गाना सुनने के लिए 1000 आत्मा पत्थर खर्च करेंगे? यहाँ तक कि सौगंधिक मंडप की शीर्ष दरबारियों को भी इतना ही मिलता था। वह मुस्कुराया और कहा, चूंकि वह नौजवान संगीत सुनना चाहता है तो मैं खुशी से हार मान लूंगा। इस बयान ने श्रीमती शांतनु को नुकसान में छोड़ दिया। तुम्हारी गहरी समर्पित पसोना कहाँ गई? लेकिन उसने अपनी मुस्कान बनाए रखी और कहा, तो चलिए इस नौजवान को ऊपर कुमारी पारुल के संगीत का आनंद लेने के अवसर के लिए बधाई देते हैं। जैसे ही श्रीमती शांतनु ने बोलना समाप्त किया, एक नौकरानी एक ट्रे लेकर निजी कमरे में घुस गई। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन अग्निदेव जानता था कि वे अग्रिम भुगतान लेने के लिए यहाँ थे, बस इस मामले में कि वह भाग जाए। अग्निदेव के पास बहुत सारे आत्मा पत्थर थे और वह शायद ही कभी उन्हें खर्च करता था, इसलिए यह उसके लिए कुछ भी नहीं था। बिना एक शब्द कहे उसने अपनी भंडारण थैली से 200 मध्यम श्रेणी के आत्मा पत्थर निकाले और उन्हें मेज पर रखा। खुद गिन लो, अगर यह पर्याप्त नहीं है तो मुझे बताओ। श्रीमती शांतनु ने जल्दी से जवाब दिया, नौजवान मजाक करता है। कोमल, इस नौजवान को जल्दी से 5वीं मंजिल पर ले जाओ। हाँ माताजी। हरे रंग की लड़की ने तुरंत एक इशारा किया। नौजवान, कृपया मेरे पीछे आएं। अग्निदेव सभी की चौकस आंखों के नीचे उसके पीछे ऊपर चला गया। पहली मंजिल पर माहौल अजीब तरह से तनावपूर्ण हो गया। युवा वीर लक्ष्य ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप शराब पीता रहा। वहां मौजूद हर कोई बता सकता था कि वह अच्छे मूड में नहीं था और किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की। उसी क्षण वीर सिंह ने अचानक बात की, युवा भाई लक्ष्य, क्या मैं जाकर उस बदमाश को एक सबक सिखाऊं? उसका लहजा हमेशा की तरह अहंकारी था, अग्निदेव को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए। उसने पहले अग्निदेव को ध्यान से परखा था, उसमें साधना का कोई संकेत नहीं था। ज्यादा से ज्यादा वह कोई अमीर बच्चा था। ऐसे किसी व्यक्ति को मारने से कोई समस्या नहीं होगी, कुछ अप्रत्याशित लाभ भी हो सकते हैं। युवा वीर लक्ष्य के विपरीत, जो एक नोबल वंश से आया था, वीर सिंह ने खुद ही अपना रास्ता बनाया था। जिज्ञासा नगर में आने का उसका लक्ष्य जिज्ञासा अकादमी में प्रवेश करने के अलावा
ज्यादा साधना संसाधन कमाना भी था। युवा वीर लक्ष्य हंसा और कहा, कोई जरूरत नहीं युवा भाई वीर सिंह, बस एक आम आदमी, अगर वह कुमारी पारुल से मिलता भी है तो क्या। हालांकि ये उसके शब्द थे, वह अंदर ही अंदर जल रहा था, उस व्यक्ति को टुकड़ों में फाड़ने की कामना कर रहा था। उसने पहले ही कुमारी पारुल को अपना मान लिया था। जब तक वह उससे थक नहीं जाता और उसे छोड़ नहीं देता, किसी अन्य पुरुष को उसे छूने की अनुमति नहीं थी। सौगंधिक मंडप की दूसरी मंजिल। सेनानायक सोम ये सब देखते हुए अचानक प्रबुद्ध दिखे। उन्होंने बुदबुदाया, शानदार, सच में शानदार, जल्दी करो, मुझे एक ब्रश लाओ। उनके बगल में 2 दरबारियां हक्की बक्की रह गईं। आज इस जिज्ञासा अकादमी के बड़े के साथ क्या गलत था? वह इतने रहस्यमय और अजीब क्यों लग रहे थे? उनके करीबी सहायक ने पूछा, अंकल सोम, आपको क्या एहसास हुआ? सेनानायक सोम ने अधीरता से जवाब दिया, अब मैं आखिरकार समझ गया कि तुम अभी भी बाहरी मामलों के संस्थान के एक साधारण शिष्य क्यों हो, जबकि मैं सेनानायक का पद रखता हूँ। लोगों के दिलों को पढ़ने की बात आती है तो तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना है। कृपया मुझे प्रबुद्ध करें अंकल। वह शिष्य एक मामूली भाव पहने हुए था। सेनानायक सोम ने पास के दरबारियों पर एक नजर डाली। वे सब समझदारी से वापस चले गए। मुझे बताओ, रोहित और सौरभ अग्निदेव के शिष्य बनने से पहले कैसे थे? एक अपाहिज था, दूसरा रसायन संस्थान द्वारा छोड़ दिया गया था, इतना नीचा कि कुछ बाहरी शिष्य भी उन्हें धमकाने की हिम्मत करते थे, शिष्य ने जवाब दिया। सही है। सेनानायक सोम ने युवा वीर लक्ष्य की ओर इशारा किया। लेकिन इस बच्चे को देखो, जोश और गर्व से भरा हुआ, स्पष्ट रूप से कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कठिनाई का स्वाद नहीं चखा है। मुख्य गुरु अग्निदेव चाहते हैं कि वह पहले कुछ नुकसान से पीड़ित हो, ताकि उसकी पूरी क्षमता को जागृत किया जा सके। उसके साथ युवा वीर लक्ष्य अब केवल बाहरी अकादमी के शीर्ष 100 के स्तर पर हो सकता है, लेकिन एक बार जब वह प्रयास करेगा तो वह सीधे शीर्ष 10 में उठ सकता है। सांस। शिष्य ने एक गहरी सांस ली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुख्य गुरु अग्निदेव इतने शानदार होंगे। ज्यादातर लोग ये भी नहीं देखेंगे कि वह क्या कर रहे हैं। यही कारण है कि मैं आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि मुख्य गुरु अग्निदेव ने पहले ही युवा वीर लक्ष्य को अपना अगला शिष्य चुन लिया है। सेनानायक सोम रुक गए। वह वीर सिंह अभी उम्मीद से भरा हुआ लग सकता है, लेकिन उसकी क्षमता पहले ही सीमित हो चुकी है। भले ही वह मुख्य गुरु अग्निदेव में शामिल हो जाए, सबसे अच्छा वह एक मुख्य शिष्य हो सकता है। वह कभी भी रोहित के स्तर तक नहीं पहुंचेगा। मुख्य गुरु अग्निदेव की समझदार आंखों के साथ मुझे भी हार माननी होगी। शिष्य ने जवाब दिया, अंकल सोम, आप बहुत विनम्र हैं। लोगों के दिलों को पढ़ने की आपकी क्षमता बेजोड़ है। सेनानायक सोम मुस्कुराए, तुम्हारी वह चापलूसी बहुत साधारण है। शिष्य, अंकल, आप इसे ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ भी अच्छा नहीं हूँ। सौगंधिक मंडप की 5वीं मंजिल। कोमल एक कमरे के सामने रुक गई और धीरे से दरवाजा खटखटाया। बहन पारुल, युवा मालिक अग्निदेव आ गए हैं, उसे अंदर आने दो। अंदर से एक शांत आवाज ने जवाब दिया, युवा मालिक अग्निदेव, कृपया। धन्यवाद बहन कोमल। अग्निदेव ने बात की जब उसने एक निम्न श्रेणी का आत्मा पत्थर निकाला और उसे सौंप दिया। कोमल ने जल्दी से झुककर कहा, धन्यवाद युवा मालिक। किर्र। अग्निदेव ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। जो उसकी आंखों के सामने था वह एक साफ और सरल कमरा था। विलासिता या विस्तृत सजावट का कोई निशान नहीं था, लेकिन ये बेदाग और सुव्यवस्थित था। हवा में चंदन की एक हल्की खुशबू बाकी थी। कुछ कदम चलने के बाद उसने एक स्क्रीन देखी और उसके पीछे एक परिचित आकृति की स्पष्ट परछाई। श्यामा, युवा मालिक अग्निदेव को कुछ चाय दो। हाँ। एक युवा लड़की अपने शुरुआती किशोरावस्था में चाय का एक बर्तन लेकर बाहर आई। अग्निदेव आत्मविश्वास से मेज पर बैठ गए, कमरे में चारों ओर देख रहे थे। युवा मालिक, कृपया अपनी चाय का आनंद लें। श्यामा ने उसकी ओर एक कोमल इशारा किया। धन्यवाद। अग्निदेव ने कप उठाया और एक घूंट लिया। उत्कृष्ट चाय। स्क्रीन के पीछे से कुमारी पारुल की आवाज फिर से आई, मुझे आश्चर्य है, युवा मालिक किस तरह का संगीत सुनना चाहते हैं। अग्निदेव ने एक विचारशील अभिव्यक्ति दिखाई। मैं कोई ऐसा हूं जो लोगों की कहानियों को सुनना पसंद करता है। अगर आप अपने संगीत के माध्यम से अपनी कहानी बता सकते हैं तो वह आदर्श होगा। स्क्रीन के पीछे की आकृति थोड़ी कांप गई, लेकिन उसने जल्दी से संभल गई। पारुल ने सौगंधिक मंडप में सभी तरह के लोगों को देखा था। वह अग्निदेव के कुछ शब्दों को अपने दिल को हिलाने नहीं देगी। चूंकि युवा मालिक इसे सुनना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक टुकड़ा बजाऊंगी। जैसे ही उसके शब्द गिरे, पारुल ने अपनी वीणा के तारों को छेड़ा और एक दुखद घुमावदार धुन जल्द ही हवा को भर गई। अग्निदेव ने अपने समय के दौरान विविध धर्म मार्ग संस्थान में संगीत का अध्ययन किया था। वह कम से कम एक उस्ताद के स्तर पर था।
स्वाभाविक रूप से वह धुन के माध्यम से बताई जा रही कहानी को सुन सकता था। उस क्षण में वह पूरी तरह से संगीत में खींचा गया था। अचानक उसके दिमाग में एक छवि उभरी, साधकों से भरी एक हवेली जो भयंकर युद्ध में बंद थी। एक अनाम लड़की को एक सूखे कुएं में छिपाया जा रहा था। लड़ाई 3 दिन और 3 रातों तक चली। जब लड़की आखिरकार बाहर आई तो उसका घर एक खंडहर बन गया था। संगीत उसी बिंदु पर अचानक समाप्त हो गया। अग्निदेव ने एक बनी हुई फैसिनेशन का भाव पहना। उसने स्क्रीन की ओर बात की, क्या मुझे एक बर्तन शराब मिल सकती है और इस कहानी का बाकी हिस्सा सुनना जारी रख सकता हूँ। ये सुनकर पारुल थोड़ी चौंक गई। उसने पूछा, युवा मालिक, क्या आपने सच में संगीत के भीतर की कहानी सुनी? मैं खुद एक संगीत प्रेमी हूँ, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से इसे सुन सकता था। यह एक छोटी लड़की की कहानी थी जिसने अपना घर और परिवार खो दिया था, लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें और भी बहुत कुछ है, अग्निदेव ने कहा जब उसने चाय की एक और घूंट ली। त्रम, अपने दिल को देखा गया। पारुल ने ध्यान खो दिया और गलती से तारों को छेड़ा। उसकी आंखों में सावधानी और भ्रम का एक निशान चमक रहा था। उसने ध्यान से अपने सामने बैठे अग्निदेव को घूर दिया, खुद से सोचते हुए, इस नौजवान के पास स्पष्ट रूप से कोई साधना नहीं है, वह संगीत में छिपी हुई छवियों को कैसे देख सकता है। पारुल ने उसे और आगे पर रखने का फैसला किया। उसने अपने बगल में नौकरानी की ओर मुड़कर कहा, श्यामा, युवा मालिक अग्निदेव को शराब का एक नया बर्तन लाओ। हाँ, श्यामा ने जल्दी से जवाब दिया और जल्द ही एक नए बर्तन के साथ वापस आ गई। जैसे ही अग्निदेव ने अपनी पहली घूंट ली, वीणा फिर से शुरू हो गई। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं, संगीत के भीतर की कहानी को सुनते हुए। छवियां उसके दिमाग में फिर से उभरने लगी, इस बार पहले से कहीं ज्यादा जीवंत, जैसे कि वह दृश्य में वहीं था। ये वीणा स्वप्न तकनीक थी। अग्निदेव ने तुरंत इसे विविध धर्म मार्ग संस्थान की एक तकनीक के रूप में पहचाना। बहुत ज्यादा सोचे बिना उसने पूरी तरह से दृष्टि पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उसी रात नरसंहार की वही आवाजें, केवल इस बार स्थान बदल गया था। यह एक संप्रदाय था। हमलावरों का एक पक्ष वही काले कपड़े पहने हुए पुरुष थे जिन्हें उसने पहले देखा था। लड़ाई के अंधेरे में एक खून से लथपथ युवा लड़की को एक मध्यम आयु वर्ग की महिला द्वारा संरक्षित किया जा रहा था, जिसने घेराबंदी को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन 2 हाथ 4 को रोक नहीं सकते थे। महिला जल्दी से कमजोर होने लगी। मरने से पहले उसने लड़की को एक दुर्गमन ताबीज दिया और उसे भागने का आग्रह किया। अपने दांत पीसते हुए लड़की ने आज्ञा मानी और ताबीज के साथ भाग गई। कुछ दिनों बाद वह संप्रदाय में लौट आई, केवल इसे खंडहर में बदला हुआ पाया। अग्निदेव ने उसका चेहरा देखा, पारुल के साथ आंशिक रूप से ओवरलैप्ड। वह मलबे के बीच खड़ी थी, अटूट दुख और क्रोध से भरी हुई थी। संगीत फिर से बंद हो गया। दृष्टि फीकी पड़ गई। युवा मालिक, क्या आप अभी भी इस कहानी का बाकी हिस्सा सुनना चाहते हैं? पारुल की आवाज फिर से गूंजी। अग्निदेव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। अपनी आंखों में बनी हुई रुचि के साथ उसने जवाब दिया, बेशक। मैं और ज्यादा उत्सुक हो रहा हूँ। तुम किस तरह का रहस्य रखती हो कि 2 विनाश तुम्हारे पीछे आए? युवा मालिक, अगर आप इस अंतिम टुकड़े को सुनते हैं तो मुझे आपको चेतावनी देनी होगी, ये घातक परिणाम ला सकता है। पारुल के लहजे में एक चेतावनी थी। घूंघट के पीछे उसकी 2 रंग की आंखें उस पर बंद थीं। अगर उसने कोई अजीब हरकत दिखाई तो वह हमला करेगी। अग्निदेव ने सहज रूप से जवाब दिया, क्या कोई मुझे जिज्ञासा अकादमी के भीतर मारने जा रहा है? तो युवा मालिक जिज्ञासा अकादमी का एक शिष्य है। कोई आश्चर्य नहीं। पारुल के शब्द अर्थों में छिपे थे। ये स्पष्ट नहीं था कि वह सुनने के लिए जारी रखने में उसके साहस का उल्लेख कर रही थी या युवा मालिक लक्ष्य के प्रति उसके पहले के विरोध का। त्रम त्रम त्रम। जैसे ही संगीत फिर से शुरू हुआ, अग्निदेव ने एक बार फिर एक दृश्य को उभरते देखा। कई काले कपड़े पहने हुए पुरुष एक महिला का पीछा कर रहे थे। परछाई गलती से पारुल की थी। क्यों? तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ोगे जहां भी मैं जाऊं? उस क्षण में पारुल एक पागलपन की कगार पर चलाई गई जानवर की तरह थी, लेकिन उसका पीछा करने वाले पुरुषों ने डर या चिंता का कोई संकेत नहीं दिखाया। क्योंकि तुम कुछ ऐसा रखती हो जो तुम्हारे निम्न स्तर के किसी व्यक्ति के पास कभी नहीं होना चाहिए। पारुल स्पष्ट रूप से जम गई जब उसने ये सुना। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी सारी दुर्भाग्य उसके भीतर कुछ से उपजी थी। तुम क्या चाहते हो? एक काले कपड़े वाले पुरुष ने व्यंग्य किया। तुम वैसे भी मरने वाली हो, तो मैं तुम्हें बता दूंगा। जो हम चाहते हैं तुम्हारी आंखें हैं। पारुल के चेहरे ने स्पष्ट सदमा दिखाया। धीरे धीरे उसने अपनी पट्टी हटा दी। अति उत्कृष्ट आकर्षक विषम रंगी आंखों की एक जोड़ी अग्निदेव के सामने आई। जन्मजात विषम रंगी पुतलियां। अग्निदेव ने अचेतन रूप से उन 4 शब्दों को बुदबुदाया, संगीत के भ्रम से बाहर निकलते हुए।
पारुल की वीणा भी शांत हो गई। उसने सदमे में अग्निदेव को घूर दिया। उसकी वीणा स्वप्न तकनीक ने लंबे समय से पूर्णता हासिल कर ली थी, ये साधकों को भी उसके ऊपर एक प्रमुख क्षेत्र में भ्रम में डुबो सकता था। फिर भी यह आदमी इतनी आसानी से जागा था और भ्रम के भीतर सब कुछ याद भी रखा था। उसकी साधना स्पष्ट रूप से सिर्फ एक प्रमुख क्षेत्र से ज्यादा ऊंची थी। ऐसे किसी व्यक्ति के सामने उसके सभी भेष पूरी तरह से शक्तिहीन महसूस हुए। सही है, मैं विषम रंगी आंखों के साथ पैदा हुई थी, जन्म से ही एक अपशगुन के रूप में इलाज किया गया था। अगर मेरे माता पिता का प्यार नहीं होता तो मैं बड़ी होने तक जीवित नहीं रहती। लेकिन जब मैं 12 साल की हो गई तो वह सब बदल गया। अग्निदेव ने पूछा, और उसके बाद तुम एक संप्रदाय में शामिल हो गईं, जहां तुमने वीणा स्वप्न तकनीक सीखी। सही है, हालांकि मैं दोहरी पुतलियों के साथ पैदा हुई थी, मैं एक छोटी जगह में बड़ी हुई। कोई भी मेरी साधना का मार्गदर्शन नहीं कर सकता था। एक संप्रदाय में शामिल होने के बाद भी मैंने केवल कुछ उथली तकनीकें सीखीं। वीणा स्वप्न तकनीक कुछ ऐसा था जिस पर मैं एक अग्नि परीक्षा के दौरान टकरा गई। पारुल ने शांत भाव से बात की, बिना हड़बड़ी के। अग्निदेव ने पूछा, तो क्या इसका मतलब है कि तुम्हारी आंखें अब जागृत हैं? पारुल ने सिर हिलाया, पूरी तरह से नहीं। उस एक बार के अलावा जब मुझ पर काले कपड़े पहने हुए पुरुषों द्वारा घात लगाकर हमला किया गया था, मैंने जीवन और मृत्यु के बीच सहज रूप से अपनी आंखों की शक्ति का उपयोग किया। लेकिन उस लड़ाई ने मेरी आंखों को भी नुकसान पहुंचाया। मैं तब से उनका उपयोग नहीं कर पाई हूं। मैं समझा, अग्निदेव ने बुदबुदाया, फिर पूछा, मैंने कोमल से सुना कि आप किसी भी समय सौगंधिक मंडप छोड़ सकती हैं। क्या ये सच है? पारुल ने हल्के से सिर हिलाया। ये सच है, लेकिन मेरे पास वर्तमान में सौगंधिक मंडप छोड़ने की कोई योजना नहीं है। अग्निदेव मुस्कुराए, तो इसका मतलब है, अगर कीमत काफी ज्यादा है तो तुम छोड़ दोगी? पारुल थोड़ी अचंभित दिखी। उसने सौगंधिक मंडप में अनगिनत मीठे शब्द सुने थे और कई लोगों ने पैसे से उसे लुभाने की कोशिश की थी। लेकिन इस नौजवान अग्निदेव की तरह स्पष्टवादी यह उसका पहली बार था। आपके लहजे को देखते हुए नौजवान मुझे दूर ले जाने का इरादा रखता है। तो मुझे बताओ, तुम क्या चाहती हो? अग्निदेव ने अपने हाथ में शराब का कप घुमाया। इस छोटी लड़की ने उसे जिज्ञासु किया। विषम रंगी आंखों के साथ पैदा हुई और एक बार गलती से उन्हें जगा भी दिया। लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण बात, वह महान भाग्य का व्यक्ति थी। अपने कबीले और संप्रदाय को नष्ट करने के बाद वह अभी भी जीवित थी। ऐसा भाग्य उसने केवल एक बार पहले देखा था, सौरभ पर। जहां तक उस रहस्यमय शक्ति का संबंध है जो एक दिन जिज्ञासा अकादमी को नष्ट कर देगी, अग्निदेव को थोड़ी भी चिंता नहीं थी। अगर वे सच में जिज्ञासा अकादमी में परेशानी करने की हिम्मत करते तो वे पहले ही पारुल को जिज्ञासा नगर से ले गए होते। कोई रास्ता नहीं था कि वे उसे यहां आत्मा पत्थर कमाना जारी रखने देते। बिना किसी हिचकिचाहट के पारुल ने जवाब दिया, मुझे एक आध्यात्मिक औषधि चाहिए जो मेरी आंखों को ठीक कर सके। अगर आप ऐसी औषधि प्रदान कर सकते हैं तो मैं आपके साथ जाऊंगी। बस इतना ही। अग्निदेव हल्के से आश्चर्यचकित था। वह शिष्यों को लेने के बारे में एक पूरा भाषण तैयार कर रहा था, लेकिन वह केवल एक जड़ी बूटी चाहती थी। पारुल ने शांत भाव से कहा, आपको पता होना चाहिए, मेरी हालत एक जन्मजात विषम रंगी पुतलियां हैं। सामान्य आध्यात्मिक औषधि इसे ठीक नहीं कर सकती है। इसे पवित्र श्रेणी की जड़ी बूटी की भी आवश्यकता हो सकती है। लेकिन आपकी साधना को देखते हुए आप जिज्ञासा अकादमी के कम से कम एक आंतरिक शिष्य हैं, शायद एक मुख्य शिष्य भी। मैं आपको यह मौका दे सकती हूँ। दुर्भाग्य से मैं जिज्ञासा अकादमी का शिष्य नहीं हूँ। अग्निदेव ने ये कहा, फिर बातचीत बदल दी। लेकिन पवित्र श्रेणी की जड़ी बूटी, वह मेरे लिए सच में कोई समस्या नहीं है। पारुल बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरी थी। स्वाभाविक रूप से वह किसी भी पुरुष पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करेगी। मैं कोई भोली लड़की नहीं हूँ, नौजवान। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप पर विश्वास करूं तो अपनी ताकत साबित करो। सरल। अग्निदेव ने सहज रूप से अपनी पहचान टोकन को अपनी भंडारण थैली से बाहर निकाला और उसे मेज पर रखा। क्या यह मेरी ताकत का पर्याप्त सबूत होगा? कुमारी पारुल ने मेज पर रखे टोकन को भ्रम में घूर कर देखा, केवल ये देखने के लिए कि उस पर संस्थान प्रमुख शब्द खुदे हुए थे। एक पल में उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग में बिजली गिर गई हो। हालांकि उसने पहले कभी जिज्ञासा अकादमी के किसी संस्थान प्रमुख का टोकन नहीं देखा था। उसने जिज्ञासा अकादमी के कई शिष्य टोकन देखे थे। हालांकि यह टोकन एक नियमित शिष्य के टोकन से आकार और रंग में थोड़ा अलग था, इसकी बनावट और सामग्री समान थी। उसने अविश्वास के साथ अपने सामने के व्यक्ति को देखा और पूछा, आप सच में जिज्ञासा अकादमी के 10 संस्थान प्रमुखों में से एक हैं?
कुमारी पारुल के लिए जिज्ञासा अकादमी के 10 संस्थान प्रमुख अकल्पनीय रूप से ऊंचे पद वाले व्यक्ति थे। उस स्तर के व्यक्ति वह उनके लिए एक भी गाना गाने का सपना नहीं देख सकती थी, अकेले उनके साथ आमने सामने मिलने का मौका पाने की बात तो छोड़ ही दीजिए। उससे भी ज्यादा ऐसा व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से सौगंधिक मंडप का दौरा करेगा। सबसे बढ़कर जिज्ञासा अकादमी के 10 संस्थान प्रमुखों को 100 साल से ज्यादा जीने के लिए जाना जाता था। कोई इतना जवान कैसे दिख सकता है? 2 जीवन जी चुके अग्निदेव इस लड़की के दिल में संदेह को कैसे नहीं देख सकते थे। वह मुस्कुराए और कहा, मेरी पहचान की पुष्टि करना सरल है। पूरे जिज्ञासा नगर में जिज्ञासा अकादमी के बहुत सारे शिष्य हैं। कल मेरे साथ बाहर आओ और तुम्हें पता चल जाएगा। कुमारी पारुल ने हल्के से सिर हिलाया। तब मैं कल युवा मालिक अग्निदेव के साथ टहलने चलूंगी। इसके साथ वह अपने बगल में नौकरानी की ओर मुड़ी और कहा, श्यामा, युवा मालिक अग्निदेव के लिए एक अतिथि कक्ष तैयार करो। वह आज रात यहीं रहेंगे। श्यामा वहीं पर दंग रह गई। क्या उसकी युवा मालकिन इस आदमी पर दिल हार बैठी थी? वह उसे रात भर क्यों रहने दे रही थी? अगर यह बात बाहर निकल गई तो क्या उसकी प्रतिष्ठा खराब नहीं हो जाएगी? कौन जानता था कि वह सच में 10 संस्थान प्रमुखों में से एक था। हाँ, श्यामा ने धीरे से जवाब दिया। फिर अग्निदेव को आराम करने के लिए एक अतिथि कक्ष में ले गई। रात बिना किसी घटना के बीत गई। अगली सुबह अग्निदेव सामान्य से थोड़ा जल्दी उठे, न तो इसलिए कि बिस्तर असहज था, न ही इसलिए कि स्त्री की सुगंध की कमी थी, बल्कि इसलिए कि उन्हें अपरिचित बिस्तरों में सोने में परेशानी होती थी। धो पोंछ और नाश्ता करने के बाद अग्निदेव और कुमारी पारुल एक साथ कमरे से बाहर निकले। इस समय तक सौगंधिक मंडप में कुछ मेहमान और दरबारियां पहले से ही जाग चुके थे। जैसे ही वे दोनों एक साथ बाहर निकले, जिन्होंने कुमारी पारुल को पिछली रात वाले उसी नौजवान के साथ देखा, वे सब दंग रह गए। हर कोई अग्निदेव की पीठ को एक ही विचार के साथ घूर रहा था, इस व्यक्ति में ऐसा क्या आकर्षण है कि उसने कुमारी पारुल का दिल जीत लिया। मुख्य हॉल, पहली मंजिल। श्रीमती शांतनु को पिछली रात ही खबर मिल गई थी कि कुमारी पारुल ने इस युवा मालिक अग्निदेव को पीछे रोक लिया था। खबर सुनकर वह एक गर्म तवे पर चींटी की तरह बेचैन थी, आगे पीछे घूम रही थी, लेकिन वह हस्तक्षेप करने के लिए अंदर घुस नहीं सकती थी। तो उस सुबह जल्दी उसने नीचे इंतजार किया, ये देखना चाहती थी कि क्या कुमारी पारुल हमेशा के लिए सौगंधिक मंडप छोड़ रही थी। आखिरकार कुमारी पारुल सौगंधिक मंडप के सबसे मूल्यवान आकर्षणों में से एक थी। इतने सारे लोग केवल एक धुन बजाने के लिए उसे सुनने यहाँ आते थे। भले ही कुमारी पारुल ने आधिकारिक तौर पर खुद को मंडप को नहीं बेचा था, जब तक वह वहां रहती थी सौगंधिक मंडप को स्थिर आय मिलती थी। अब जब पैसे के पेड़ के दूर जाने की बात लग रही थी, तो वह किसी और से ज्यादा बेचैन थी। जैसे ही उसने कुमारी पारुल को देखा, वह उसके पास भागी और पूछा, कुमारी पारुल, क्या आप जा रही हैं? कुमारी पारुल स्वाभाविक रूप से समझ रही थी कि श्रीमती शांतनु का असली मतलब क्या था। जवाब दिया, अभी नहीं। मैं निर्णय लेने से पहले युवा मालिक अग्निदेव के साथ टहलने जाऊंगी। आहा, श्रीमती शांतनु जवाब से हक्की बक्की रह गई। भले ही उसने मानसिक रूप से इस पल के लिए खुद को तैयार कर लिया था, इसे सीधे सुनना अभी भी स्वीकार करना मुश्किल था। क्या श्रीमती शांतनु को यह मंजूर नहीं है? कुमारी पारुल ने वापस पूछा। बेशक मैं सहमत हूँ। हालांकि श्रीमती शांतनु ने विनम्रता से बात की, उसके दिमाग ने पहले ही पर्दे के पीछे गणना शुरू कर दी थी। उस मामले में बहुत अच्छा, हम अच्छे शब्दों में अलग होंगे। कुमारी पारुल का लहजा शांत था, बिना किसी जबरदस्ती के संकेत के। तभी उनके पीछे अचानक एक ठंडी व्यंग्यात्मक आवाज गूंजी। हर कोई युवा वीर लक्ष्य और वीर सिंह को ऊपरी मंजिल से नीचे आते हुए देखने के लिए मुड़ा। युवा वीर लक्ष्य ने अग्निदेव को आंखों से घूरा जो जानलेवा इरादे से भरी हुई थी। अगर एक घूर न मार सकता था तो अग्निदेव अब तक 1000 टुकड़ों में कट चुके होते। अग्निदेव ने बात नहीं की, बस आसक्ति से अंधा एक बदमाश। उस तरह के स्वभाव के साथ वह उनके शिष्य होने के लायक नहीं था। वीर सिंह दूसरी ओर अग्निदेव को एक जिज्ञासु नजर से देख रहा था। वह नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन उसने इस नौजवान से एक अजीब शांति महसूस की। वह बस यह नहीं बता सकता था कि यह एक अभिनय था, या अगर उस व्यक्ति को सच में पता नहीं था कि युवा वीर लक्ष्य कितना शक्तिशाली था। वे दोनों जल्दी से सौगंधिक मंडप से बाहर निकल गए। उन्हें जाते देख अग्निदेव अपने बगल में कुमारी पारुल की ओर मुड़े और कहा, चलो चलें। वे बाहर ज्यादा दूर नहीं चले थे कि उन्होंने लोगों के एक समूह को युवा वीर लक्ष्य और वीर सिंह के रास्ते को रोकते हुए देखा। नए आए लोग सभी जिज्ञासा अकादमी के वस्त्रों में थे। हालांकि युवा वीर लक्ष्य और वीर सिंह जिज्ञासा नगर में काफी जाने माने थे, उन्होंने तुरंत सम्मान में झुकाया जब उन्होंने देखा कि यह कौन था।
वीर सिंह, युवा वीर लक्ष्य जिज्ञासा अकादमी के वरिष्ठों का अभिवादन करते हैं। आप युवा वीर लक्ष्य हैं। धर्मकला संस्थान के वरिष्ठ चिन्मय ने नौजवान को देखा। पिछली रात सेनानायक सोम से एक संदेश प्राप्त करने के बाद धर्मकला संस्थान के वरिष्ठों ने इस पर चर्चा की थी और जुआ खेलने का फैसला किया था। सबसे पहले, युवा वीर लक्ष्य की ताकत सच में जिज्ञासा अकादमी में शामिल होने के योग्य थी। दूसरा, उस व्यक्ति अग्निदेव की हमेशा एक तेज नजर रही थी। कुमारी पारुल ने इसे देखकर अग्निदेव पर तिरछी नजर डाली, केवल उन्हें पूरी तरह से शांत चुपचाप आगे देखते हुए पाया। अग्निदेव को अन्य संस्थानों के व्यवसाय में कोई विशेष रुचि नहीं थी, लेकिन धर्मकला संस्थान के एक आंतरिक वरिष्ठ का इतनी सुबह आना, वहां निश्चित रूप से कुछ चल रहा था। और जिज्ञासा केवल मानवीय थी, इसलिए उन्होंने रुकने और देखने का फैसला किया। हाँ वरिष्ठ, मैं युवा वीर लक्ष्य हूँ, नौजवान ने ध्यान से जवाब दिया। वास्तव में काफी अच्छी उपस्थिति, वरिष्ठ चिन्मय ने कहा। ये बूढ़ा आदमी जिज्ञासा अकादमी के धर्मकला संस्थान का एक आंतरिक वरिष्ठ है। मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाने का इरादा रखता हूँ, क्या तुम तैयार होगे? ये सुनकर युवा वीर लक्ष्य का चेहरा खुशी से भर गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उठेगा और ऐसा शानदार अवसर उसकी गोद में गिर जाएगा। वीर सिंह पास में खड़ा दंग रह गया। एक ही विचार उसके दिमाग में आया, मैं क्यों नहीं, मैं युवा वीर लक्ष्य से स्पष्ट रूप से ज्यादा मजबूत हूँ। युवा वीर लक्ष्य ने कितनी आसानी से स्वीकार किया, ये देखकर वरिष्ठ चिन्मय मुस्कुराए और कहा, बहुत अच्छा। मैं तुम्हें अपने व्यक्तिगत मामलों को निपटाने के लिए 3 दिन दूंगा। उसके बाद नगर प्रमुख के महल में आना। मैं तुम्हें ले जाने के लिए एक मुख्य शिष्य भेजूंगा। धन्यवाद वरिष्ठ। युवा वीर लक्ष्य का सिर अब उत्साह से भरा हुआ था। एकमात्र चीज जो उसे अभी भी परेशान कर रही थी, वह कुमारी पारुल और वह आदमी थे। एक बार जब उसके भविष्य के गुरु को विदा कर दिया गया, तो वह उस शापित जोड़े से निपटने का यकीन कर लेगा। कुमारी पारुल भी जो उसने देखा उससे थोड़ी हैरान थी। वह जानती थी कि युवा वीर लक्ष्य हमेशा जिज्ञासा अकादमी में शामिल होने का सपना देखता था, लेकिन कभी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा होगा। अग्निदेव ने नहीं सोचा था कि धर्मकला संस्थान एक शिष्य को लेने के लिए इतना सार्वजनिक कदम उठाएगा। ऐसा लगता था कि कल की लड़ाई ने जिज्ञासा अकादमी के उच्च अधिकारियों पर सच में एक छाप छोड़ी थी। शुक्र है उन्होंने पहले ही एक बेहतर शिष्य ढूंढ लिया था, अन्यथा उन्हें इस पर उन लोगों के साथ लड़ना पड़ता। वह आगे बढ़े, अपना फोल्डिंग पंखा खोला और मुस्कुराए। वरिष्ठ चिन्मय, एक अच्छे शिष्य को प्राप्त करने पर बधाई। उन शब्दों के साथ सभी की आंखें अग्निदेव की ओर मुड़ गईं। जब जिज्ञासा अकादमी के सदस्यों ने अग्निदेव को उन पर मुस्कुराते हुए देखा, तो उनके भाव बहुत भिन्न थे। युवा वीर लक्ष्य पूरी तरह से घृणित लग रहा था, उसका आसन अहंकार से भरा हुआ था। अगर वरिष्ठ चिन्मय यहाँ नहीं होते, तो वह पहले ही मजाक में शुरू कर चुका होता। ये नौजवान तुम्हें एक सबक सिखाने का इंतजार कर रहा है। विश्वास नहीं होता कि तुमने सीधे मेरे पास आने की हिम्मत की। उसके बगल में वीर सिंह ने भ्रम का एक रूप पहना। यह आदमी स्वेच्छा से भाई लक्ष्य द्वारा थप्पड़ खाने के लिए क्यों आगे बढ़ रहा है? यहाँ तक कि कुमारी पारुल अग्निदेव के बगल में खड़ी थी, उसने भी उन्हें एक उलझी हुई नजर दी। ये युवा मालिक अग्निदेव इतना अजीब क्यों व्यवहार कर रहा है? केवल जिज्ञासा अकादमी के सदस्य थोड़े शर्मिंदा लग रहे थे, जैसे कि चोर गलती करते हुए पकड़े गए हों। वरिष्ठ चिन्मय की अजीबता एक पल में बीत गई। एक मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, संस्थान प्रमुख अग्निदेव, मुझे हमारे धर्मकला संस्थान के लिए एक शिष्य की खोज करने के लिए आपको धन्यवाद देना होगा। जैसे ही संस्थान प्रमुख शब्द बोले गए, युवा वीर लक्ष्य का भाव जम गया। उसकी आंखों में तिरस्कार बिना किसी निशान के गायब हो गया, तुरंत आतंक से बदल गया। यह आदमी सच में एक संस्थान प्रमुख है। ये कैसे संभव है? वीर सिंह का भाव भी कुछ अनोखा में मुड़ गया। उसका दिल भावनाओं का एक अव्यवस्थित मिश्रण था। भले ही कुमारी पारुल को अग्निदेव की पहचान के बारे में जैद स्लिप के माध्यम से पहले ही बताया गया था, वह अभी भी एको आकार के मुंह में दंग रह गई थी। अग्निदेव की आंखों से भ्रम की एक चमक गुजरी। मैंने आपकी मदद एक शिष्य की खोज करने में कब की? अज्ञानता का दिखावा स्पष्ट रूप से ये संस्थान प्रमुख अग्निदेव ढोंढ कर रहे थे। ये सोचते हुए वरिष्ठ चिन्मय के होठ थोड़े से मुड़ गए। संस्थान प्रमुख अग्निदेव, कल वीर सिंह और युवा वीर लक्ष्य के बीच द्वंद्व देखने की खबर पहले ही जिज्ञासा अकादमी में फैल चुकी है। हर कोई जानता है कि आपने युवा वीर लक्ष्य के पक्ष में थे। युवा वीर लक्ष्य ओ वीर सिंह सिग्मा ए, कुमारी पारुल ओमेगा बैकवर्ड। अग्निदेव कोई मूर्ख नहीं थे। ये सुनकर वह तुरंत समझ गए, तो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने युवा वीर लक्ष्य के रूप की प्रशंसा की, इन पुराने लोमड़ियों ने उसे छीनने के लिए झपट्टा मारा।
लेकिन यह इस तरह ठीक था, अब कोई भी उनके शिष्य पर नजर नहीं रखेगा। लगता है कि अग्निदेव की प्रतिष्ठा पहले ही जानी मानी है। वास्तव में वरिष्ठ चिन्मय एक उत्कृष्ट मूड में थे। उन्होंने अग्निदेव के बगल में कुमारी पारुल पर नजर डाली और मुस्कुराए। हम इस सुंदर महिला के साथ संस्थान प्रमुख अग्निदेव के सुरुचिपूर्ण सैर को परेशान नहीं करेंगे। हम विदा लेंगे, ध्यान रखना। अग्निदेव ने एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ जवाब दिया। उनकी नजर में अनिच्छा का स्लाइटेस्ट हिंट नहीं था। वरिष्ठ चिन्मय ने दूसरों को एक नजर से संकेत दिया, फिर युवा वीर लक्ष्य को ले गए और शान से चले गए। केवल वीर सिंह वहीं पर अभी भी दंग रहा। उसने सहज रूप से अग्निदेव पर नजर डाली। अब जब युवा वीर लक्ष्य को ले जाया गया था, तो क्या इसका मतलब यह था कि उसे अभी भी इस संस्थान प्रमुख द्वारा एक शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने का मौका मिल सकता है? आखिरकार वह शोहरत में युवा वीर लक्ष्य के बराबर था। उस विचार के साथ वीर सिंह ने संकोच नहीं किया, वह अपने घुटनों पर गिर गया। धप, वह और कुमारी पारुल लगभग उसी क्षण एक साथ घुटनों पर बैठ गए। दोनों ने एक साथ कहा, वरिष्ठ, मैं विनम्रतापूर्वक आपका शिष्य बनने का अनुरोध करता हूँ। जैसे ही शब्द गिरे, दोनों ने सहज रूप से एक दूसरे पर नजर डाली। ये दृश्य पास के राहगीरों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। इससे पहले युवा वीर लक्ष्य का जिज्ञासा अकादमी द्वारा लिया जाना पहले ही एक बड़ी गपशप घटना थी। अब वीर सिंह और एक युवा महिला दोनों एक साथ घुटनों पर बैठे थे, एक संस्थान प्रमुख के शिष्य बनने के लिए कह रहे थे। बेशक लोग ये देखने के लिए उत्सुक थे कि वह किसे स्वीकार करेंगे। अग्निदेव ने सबसे पहले वीर सिंह को देखा और कहा, वीर सिंह, तुम और मैं भाग्यशाली नहीं हैं। तुम्हें एक और योग्य शिक्षक की तलाश करनी चाहिए। सीस। आसपास की भीड़ ने अनैच्छिक रूप से सांस ली। इस संस्थान प्रमुख ने वास्तव में वीर सिंह को ठुकरा दिया। बोलने के बाद अग्निदेव ने मुस्कान के साथ कुमारी पारुल को उठाने में मदद की और कहा, आज से तुम आधिकारिक तौर पर मेरी शिष्य हो। डिंग, बधाई हो होस्ट, एक नया शिष्य स्वीकार करने के लिए। इनाम 10 साल की साधना। कुमारी पारुल भावनाओं से भरी हुई थी। धन्यवाद गुरुजी। वीर सिंह अपने सामने के दृश्य को घूर रहा था, उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। वह जोर से दहाड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। क्यों वरिष्ठ, आपने उसे क्यों चुना? वह सौगंधिक मंडप से सिर्फ एक दरबारी है, मैं उससे बुरा कैसे हूँ? पास के दर्शक सभी दरबारी शब्द सुनकर चौंक गए। क्या इस संस्थान प्रमुख ने अपना दिमाग खो दिया? वीर सिंह बनाम एक दरबारी और उसने दरबारी को चुना। कुमारी पारुल ने सहज रूप से ये सुनकर अग्निदेव पर नजर डाली, स्पष्ट रूप से जानना चाहती थी कि उसके गुरु क्या कहेंगे। अग्निदेव के मुंह के कोने हल्के से उठे। मैं, अग्निदेव, तुम्हारी तरह के लोगों को खुद को समझाने की जरूरत क्यों होगी? इसके साथ वह मुड़े और कुमारी पारुल के साथ चले गए। वीर सिंह अपने घुटनों पर दंग रहा, दो लोगों की पीठ को घूर रहा था जैसे वे दूर चले गए, अपनी इंद्रियों में वापस नहीं आ पा रहा था। उसके आसपास के दर्शक उतने ही दंग थे। उन्होंने जिज्ञासा नगर में सालों की गपशप पर खुद पर गर्व किया, लेकिन उन्होंने इससे पहले कभी इतनी बड़ी गपशप नहीं खाई थी। अगर किसी ने उन्हें बताया होता कि जिज्ञासा अकादमी का एक संस्थान प्रमुख वीर सिंह के ऊपर कुमारी पारुल को चुनेगा, उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उस व्यक्ति का सिर तोड़ दिया होता। फिर भी अब ये हो गया था, उनकी आंखों के ठीक सामने। इस दुनिया के साथ क्या चल रहा है? अग्निदेव कुमारी पारुल के साथ सौगंधिक मंडप में लौटे और जल्दी से औपचारिकताएं संभालीं। कुमारी पारुल ने अपना सामान पैक किया और अग्निदेव के साथ जिज्ञासा अकादमी वापस आ गई। जैसे ही वे अकादमी में पहुंचे, उन्होंने छात्रों को चिल्लाते हुए सुना, क्या तुमने सुना? संस्थान प्रमुख अग्निदेव ने वास्तव में सौगंधिक मंडप से एक दरबारी को एक शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता है ना? संस्थान प्रमुख अग्निदेव के विविध धर्म मार्ग संस्थान में केवल कुछ ही शिष्य हैं, लेकिन उनमें से हर एक शामिल होने से पहले एक जाने माने व्यक्ति था। सौरभ की एक बुरी प्रतिष्ठा थी, लेकिन वह अभी भी बाहरी दरबार में सबसे कुख्यात व्यक्तियों में से एक था। और रोहित, वह तलवार धर्म संस्थान में बाहरी दरबार का शीर्ष तलवारबाज था। वे दोनों जाने पहचाने नाम थे, लेकिन अब संस्थान प्रमुख अग्निदेव गए और एक दरबारी को ले लिया। ये हैरान करने वाला है। कुमारी पारुल ने अपने चारों ओर सभी फुसफुसाहट सुनी और स्पष्ट रूप से असहज लग रही थी। उसने सहज रूप से अपने गुरु की ओर देखा, ये जानना चाहती थी कि वह कैसे प्रतिक्रिया देंगे। उसे आश्चर्य हुआ, उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसे उन्होंने एक भी शब्द नहीं सुना था। उनका भाव शांत और बेपरवाह रहा। गुरुजी, क्या मैंने आपको अपमानित किया? उसने धीरे से पूछा। बेशक तुमने किया, अग्निदेव ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। आहा, कुमारी पारुल को पता नहीं था कि कैसे जवाब देना है, लेकिन फिर अग्निदेव के होंठों पर एक छोटी मुस्कान आ गई। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब जो मायने रखता है वह ये है कि तुम उस सम्मान को कैसे वापस कमाओगी। जो मैं कहता हूं उसे याद रखो, चेहरा और प्रतिष्ठा दूसरों द्वारा नहीं दी जाती है, वे ताकत से कमाई जाती हैं। कुमारी पारुल एक पल के लिए जम गई, फिर दृढ़ता से सिर हिलाया। गुरुजी, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। उसकी आभा में सूक्ष्म बदलाव देखकर अग्निदेव की मुस्कान गहरी हो गई। लगता है कि यह छोटी शिष्य प्रेरित करने के लिए काफी आसान है, लेकिन बेशक यह अकेले पर्याप्त नहीं है। दोनों जल्द ही छात्र पंजीकरण कार्यालय में पहुंचे। अग्निदेव ने कुमारी पारुल के नामांकन कागजी कार्रवाई को पूरा किया और तभी वे वरिष्ठ चिन्मय और युवा वीर लक्ष्य के समूह में भाग गए। अपने रास्ते में उन्होंने पहले ही खबर सुन ली थी कि अग्निदेव ने कुमारी पारुल को एक शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया था। वरिष्ठ चिन्मय हंसे और कहा, संस्थान प्रमुख अग्निदेव, मैंने सोचा था कि आपने उस वीर सिंह को चुना होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इसके बजाय एक दरबारी को चुनेंगे। भले ही मैं युवा वीर लक्ष्य को एक शिष्य के रूप में लेने के लिए आपसे आगे निकल गया, आपने अपने आप को उस तरह से हारने नहीं दिया, है ना? जैसे ही वे शब्द गिरे, वहां मौजूद हर कोई हवा में गपशप की गंध सूंघ सकता था।